Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are preparing pretty well for the CSIR as well as your SET examination. So this is the third part of the rapid revision series of CSIR. So in this video also I will provide so many important questions along with the detailed explanation, and also today's video will consist of so many flashcards as well as so many charts from which questions can be arised in the CSIR or SET examination. So don't miss it and do watch the video till the end. And if you like my efforts, hit the like button and do subscribe my channel for more such content. So the first question is from cell biology. What is epithelial mesenchymal transition? This epithelial mesenchymal transition is abbreviated as EMT, and in simple language, if we talk about the exact definition of EMT, so basically it is a biological process that allows a polarized epithelial cell. Now epithelial cell जो रहते हैं उनका function क्या होता है? They normally interact with the basement membrane via its basal surface. और बहुत सारे इसमें क्या होता है, बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं किसमें, epithelial cell में, that it enables to assume a mesenchymal cell phenotype. यानी नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में जो epithelial cell होता है वो कनेक्टेड रहता है किससे, बेसमेंट मेम्ब्रेन से. लेकिन इसी में बहुत सारे बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, यानी बहुत सारे चेंजेस इसमें आएंगे बायोकेमिकल, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा या ये अपीयर होगा लाइक अ mesenchymal सेल. एंड अगर mesenchymal सेल की बात करें तो उसका फिनोटाइप क्या होता है, इट इंक्लूड्स एनहांस्ड माइग्रेशन कैपेसिटी, इन्वेसिवनेस एंड एलिवेटेड रेजिस्टेंस टू एपोप्टोसिस. और ये क्या होता है, ये फिर बहुत ज़्यादा माइग्रेशन शो करेगा. यानी mesenchymal सेल का प्रॉपर्टी होता है बहुत ज़्यादा माइग्रेट करना एंड इन्वेसिवनेस शो करना. तो इसका epithelial mesenchymal transition is a property of cell losing the adhesion and gaining migration. It is highly useful in the pluripotency of stem cells in organ development. Epithelial mesenchymal transition is a process by which epithelial cell lose their polarity and cell-to-cell adhesion and gain migratory and invasive property of a mesenchymal cell. So this is an important question and concept from the cell biology. Now one more important question from cell biology only. Which of the following first binds to the NLS protein sequence? So NLS stands for nuclear localization signal. NLS का क्या रोल है? So there are several million macromolecules that selectively pass between the nucleus and the cytoplasm every minute. यानी हर एक मिनट में न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में कुछ चीज़ों का एक्सपोर्ट होता है और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में इंपोर्ट होता है. यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता रहता है सारे मॉलिक्यूल्स का. नाउ अब अगर हमें लोकलाइज करना है किसमें, न्यूक्लियस में, यानी ऐसे प्रोटीन जिनको टारगेट करना है न्यूक्लियस में स्पेसिफिकली, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक अमीनो एसिड सीक्वेंस की ज़रूरत होती है जिसे बोला जाता है NLS, दैट इज़ न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल्स. यानी ऐसे प्रोटीन्स जिसमें सर्टेन स्ट्रेच ऑफ अमीनो एसिड जो होगा, मैं अभी बताऊंगी कौन से सर्टेन स्ट्रेच ऑफ अमीनो एसिड हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं कि उस प्रोटीन को वो लोकलाइज करते हैं, यानी सिग्नल देते हैं कि उन्हें न्यूक्लियस में जाना है, तो उन्हें क्या बोला जाता है, NLS. नाउ इन द क्वेश्चन इट इज़ आस्क्ड दैट which is the first to bind with the NLS protein sequence. So it is the importin alpha. Now यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन इस क्वेश्चन से मैं बता रही हूँ कि क्या क्या अराइज हो सकता है. अब इम्पोर्टिन क्या है, इम्पोर्टिन अगर पूछेगा तो एक्सपोर्टिन भी पूछ सकता है. तो सबसे पहले वो देखते हैं. जो पहला न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल था वो किन में देखा गया था, वो सीमियन वायरस यानी SV40 वायरस में देखा गया था ट्रांसपोर्ट होते वक्त. तो अब कुछ सर्टेन टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपको पता होना चाहिए जिनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं इम्पोर्टिन क्या होता है, एक्सपोर्टिन क्या होता है. सो देयर इज़ अ टर्म नोन एज कैरियोफेरिन्स. सो कैरियोफेरिन्स क्या होते हैं, कैरियोफेरिन्स आर दी न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर एंड दे कम्स इन टू वेराइटीज़, यानी इम्पोर्टिन एंड एक्सपोर्टिन. सो जो इम्पोर्टिन होता है वो क्या करता है, इट ट्रांसपोर्ट मैक्रोमोलिक्यूल टू द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म. यानी साइटोप्लाज्म से जब न्यूक्लियस में जाना है तो इम्पोर्टेंस का काम होता है
एंड एक्सपोर्टेंस का काम क्या होता है, जब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाना है प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल्स, तो एक्सपोर्टेंस का रोल होता है. एंड कैरियोफेरेंस के कुछ और एग्जांपल्स हैं जो डायरेक्टली आपको बी सेक्शन में पूछा जा सकता है. मैंने यहाँ पे लिस्ट अटैच किया, दिस इज फ्रॉम द कूपर. नाउ इम्पोर्टेंस का क्या क्या एग्जाम्पल है, कैप अल्फा, कैप बीटा 1 डाइमर. एंड इसका सबस्ट्रेट यानी ये किसे कैरी करता है, प्रोटीन विद अ बेसिक अमीनो एसिड न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल. एंड उसके बाद और भी यहाँ पे मेंशन है, ये स्नर्प प्रोटीन, यानी कि ये क्या करेगा, SNRNP को कैरी करेगा. यानी इम्पोर्टेंस का फंक्शन क्या था, दे विल ट्रांसपोर्ट मैक्रोमोलिक्यूल्स टू द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म. उसके बाद कैप बीटा 1, कैप बीटा 2 एंड इम्पोर्टेंस 7. नाउ प्रोटीन एक्सपोर्ट के लिए सो CRM1, CAS, एक्सपोर्टिन D एंड एक्सपोर्टिन 4. और यहाँ पे उनके सबस्ट्रेट यानी जो उनके मैक्रोमोलिक्यूल्स वो एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करते हैं वो भी मेंशन्ड है. तो इस टेबल से ही बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं. लाइक अगर आपको पूछ दे कि जो कैप बीटा 1 है उसका क्या रोल है, इज इट एन इम्पोर्टिन और एन एक्सपोर्टिन. फर्स्ट क्वेश्चन ये अराइज हो गया. नाउ उसके बाद अराइज होगा कि ये स्पेसिफिकली क्या कैरी करता है. सो CDK साइक्लिन, कैप बी बीटा 1 एंड कैप बीटा 2 जो है इट कंसिस्ट ऑफ mRNA बाइंडिंग प्रोटीन्स एंड राइबोसोमल प्रोटीन्स. सो इंडिविजुअली पूछा जा सकता है कि एग्जांपल देखिए कि वेदर इट इज़ एन एक्सपोर्टिन और इम्पोर्टिन. एंड सेकेंड क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि ये क्या कैरी करते हैं. Now the protein that has to take entry into the nucleus or whether it has to be exit, it requires a nuclear localization signal mentioned in the figure as stretch of amino acid. वही amino acid जो होता है वो required होता है ट्रांसपोर्ट के लिए, या चाहे वो न्यूक्लियस से ट्रांसपोर्ट होना हो या न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में जाना हो या साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आना हो. सो ये स्पेसिफिक होता है. अगर मैच द फॉलोइंग में भी आए, मैंने प्रीवियस अपने वीडियोज़ में बताया है क्वेश्चन कि जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड रेसिड्यू होता है सिग्नल सीक्वेंस, तो पूछा जा सकता है. तो न्यूक्लियस का क्या है यहाँ पे मेंशन्ड है, आप उसे लिख के रख सकते हैं. वन मोर क्वेश्चन, TCA cycle is a dash process and glycolysis is a dash process. So TCA cycle is an aerobic process and glycolysis anaerobic process. TCA जो होता है it is an aerobic oxidative metabolism and glycolysis जो होता है it is an anaerobic oxidative metabolism. तो एक सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था, ये भी पूछा जा सकता है. Now one more question from the same topic, nucleus. Which of the following cellular RNA is not dependent on RAN-GTP during transport from outside the nucleus? tRNA, rRNA, mRNA or snRNA? So the correct answer is messenger RNA. Messenger RNA is the cellular RNA which do not depends on the RAN-GTP for transport. And बाकी जो tRNA है, rRNA, snRNA all are dependent on RAN-GTP for transport. But only the mRNA export factors such as MEX67 TAP and MTR2P15 are required for mRNA transport. तो यहाँ पे mRNA के ट्रांसपोर्ट के लिए स्पेसिफिकली कौन से फैक्टर्स रिक्वायर्ड हैं, दिस इज ऑल्सो मैंशनड. एंड यहाँ पे भी कौन सा यूज़ नहीं करता है RAN-GTP फॉर ट्रांसपोर्टेशन, तो वो भी मैंशनड है. तो यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आपके बन गए. सो write it down in your notes because all these small points can be asked in your CSIR B section directly, or even this can come in the statement based question. Now one more question, why are red blood cells RBC anucleated? RBC में न्यूक्लियस नहीं होने का मेजर रीज़न क्या है? So first option is presence of nucleus leads to heavier cell that cannot flow its in bloodstream. This is wrong option. Second option है absence of nucleus leads to increased space for hemoglobin that carries molecular oxygen. This is absolutely correct and the right answer of this question. Presence of nucleus leads to increased proliferation of RBC which harms the body. This is also wrong. None of the above तो हो ही नहीं सकता because B is correct. तो ये भी wrong हो गया. Now इसका जो आंसर है वो क्यों, न्यूक्लियस अगर रहेगा, ऑब्वियसली सीधी सिंपल लैंग्वेज अगर मैं समझाऊँ, इफ़ वी गो फॉर अ शॉपिंग वी कीप अ एम्प्टी बैग विद अस, कि हम जो भी स्टफ्स लेंगे हम उसमें लेके आएंगे. लाइकवाइज अगर RBC में ऑक्सीजन जैसा इम्पॉर्टेंट चीज़ लोड करना है तो इट नीड्स स्पेस. सो वो स्पेस अगर न्यूक्लियस भी रहेगा तो वो न्यूक्लियस क्या करेगा, बहुत सारा स्पेस ले, हीमोग्लोबिन का जो लोडिंग है वो कम हो जाएगा, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन लोडिंग. देयरफॉर दिस इज़ द रीज़न कि जो RBC होता है दैट इज़ anucleated because to load more hemoglobin, because hemoglobin carries the molecular oxygen which is required for the body. Now इसीलिए
हमेशा जो चीज़ें होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा जिसका रोल है वो सिंपल होती हैं. इस ऑल्सो वन मोर रीज़न, न्यूक्लियस नहीं होने से जो आरबीसी का जो शेप है वो बाइकॉन्केव रहता है, विच अलाउज द ग्रेटर सरफेस एरिया फॉर द लोडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन. तो ये भी एक रीज़न है. सो इस टाइप के क्वेश्चंस भी जिसमें थोड़ा सा थिंकिंग लगा के आप आंसर निकाल सकते हैं. एग्जाम में आपको इस टाइप के भी 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है अगर आपको थ्योरी नहीं भी पता हो. सो यहाँ पे भी अगर आपको जनरल इंग्लिश आती है, आप समझ पा रहे हैं कि आपको पूछा गया है कि रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस क्यों नहीं होता है. सो न्यूक्लियस नहीं होना मतलब कोई चीज़ नहीं है तो वहाँ क्या है, स्पेस है. एंड स्पेस है तो वहाँ पे क्या हो सकता है, चीज़ों का लोडिंग ज़्यादा हो सकता है. तो अकॉर्डिंगली आप आंसर निकाल सकते हैं. तो CSIR के पेपर में हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपको बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाएँ कि कौन सा फैक्टर बाइंड हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल सीक्वेंस. यू ओनली हैव टू वर्क आउट द बेसिक्स एंड थोड़ा सा अपना एनालिटिकल माइंड का यूज़ करना है. दिस इज़ ऑल CSIR वांट्स. सो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस बहुत सारे CSIR में मिलेंगे, इवन सेट में भी मिलेंगे, जिसमें थोड़ा सा थिंकिंग से, लॉजिकल थिंकिंग से आप आंसर को पिक आउट कर सकते हैं. Now one more important thing that can be asked in your exam, और ये मैंने बहुत बार बताया है, मैं हर बार इसको इंक्लूड करती हूँ. This is an enzyme that function at the replication fork during DNA replication. So enzyme like primase, अगर हम लोग प्रोकैरियोट्स में बात करें like E. coli, तो E. coli में प्राइमेज का नाम क्या है, DNA G, and it is primase in eukaryotes like Saccharomyces cerevisiae, the yeast or the human. Now DNA helicase में प्रोकैरियोट्स में DNA B बोला जाता है, and in eukaryotes particularly the Saccharomyces cerevisiae and the humans are named as MCM227 complex known as the DNA helicase in eukaryotes. Now single stranded binding protein, so SSB in E. coli and RPA in yeast and RPA in human same. Topoisomerase का नाम क्या है, topo1 and gyrase, and it is topo1 and 2 in eukaryotes. So इसमें से भी बेसिक क्वेश्चंस एक ना एक मिल जाता है देखने को. सेट में तो 100% श्योर है कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा. एंड CSIR में अगर बात करें तो B सेक्शन में उठ सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन, या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, यानी C सेक्शन के किसी एक स्टेटमेंट में आ जाएगा. जैसे सपोज DNA हेलिकेज का अगर आता है स्टेटमेंट में, तो इट वुड बी लाइक DNA B इज एन हेलिकेज इन प्रोकैरियोट्स वेदर द ऑप्शन इज ट्रू और नॉट. तो वहाँ पे अगर प्रोकैरियोट्स लिखा है, DNA B लिखा है, DNA हेलिकेज लिखा है, सो इट इज़ राइट. एंड थोड़ा सा भी शफलिंग है, अगर वहाँ पे यूकैरियोट्स हो गया तो दैट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग. तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट C सेक्शन में बनते हैं. इसीलिए मैं हर अपने सेशन में ये चीज़ें बताती हूँ कि क्वेश्चन बनने का जो सोर्स है वो फैक्चुअल्स हैं. B सेक्शन से ही C सेक्शन के क्वेश्चंस बनते हैं. एंड C सेक्शन के इंडिविजुअल अगर पूछ दिया जाए तो वो B सेक्शन होता है. तो ऐसा नहीं है कि आप सिंगल C सेक्शन की तैयारी करें या B सेक्शन की. आपको मिल के कॉन्सेप्ट के की पॉइंट्स निकालने हैं. दैट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल फॉर बोथ दी सेक्शन इंक्लूडिंग B and C as well. Now ये वाला एक टेबल, different DNA polymerase along with its function in prokaryotes, in E. coli and in eukaryotes. Polymerase 1 which is responsible for the RNA primer removal and DNA repair. Polymerase 2 which function is DNA repair, it consists of only one subunit. And उसके अलावा polymerase 3 which has 3 subunit and it is involved in the chromosome replication. Polymerase 3 holoenzyme, it has 9 subunits, it is involved in chromosome replication. And likewise polymerase alpha which has 4 subunits and it is responsible for the primer synthesis during the DNA replication. Polymerase beta with 1 subunit is responsible for the BER, that is base excision repair. Polymerase gamma which has 3 subunits responsible for the mitochondrial DNA replication. And इसके अलावा ये वाला leading strand and lagging strand. Polymerase delta जो है, delta is responsible for the lagging strand DNA synthesis. And polymerase epsilon जो है, that is responsible for the leading strand DNA synthesis. This is 100% sure question in SET as well as in CSIR. ये वाला आप ये मत सोचिए कि क्वेश्चन आने का क्या मतलब, आपको क्या डायरेक्टली तो CSIR दे नहीं देगा कि polymerase delta is responsible for synthesis of which strand, leading strand और lagging strand. ये स्टेटमेंट बेस्ड में आएगा. या तो करेक्ट स्टेटमेंट दे देगा कि जो polymerase delta है it synthesizes the lagging strand during DNA replication, तो वो करेक्ट है या नहीं, या फिर इनकरेक्ट दे देगा. polymerase delta लिखेगा और यहाँ पे leading strand लिख देगा, दैट विल बी रॉन्ग स्टेटमेंट. तो इस तरह से आपको वर्कआउट करना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है. एक तो सबसे पहले बात, मिसरीड नहीं करना है, बिल्कुल भी एकदम रश नहीं करना है. एक क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं हड़बड़ी में, तो
क्या मतलब होगा नेगेटिव आएगा तो? इससे अच्छा आप टाइम दे के पेशेंटली क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, फॉल्स पूछा है या ट्रू पूछा है, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर्स को निकालिए. सो दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट चार्ट. Now one more matching question that can arise in the SET examination or the CSIR C section. The different mode of action of major antimicrobial agents like cell wall synthesis को कौन inhibit करता है, certain class of drugs, और क्विनोलोन्स जो होते हैं वो DNA गायरेज, नाइलेटिक्सिक एसिड एंड सिफ्रोफ्लॉक्सिन, नोवोबायोसिन, ये सारे क्या करते हैं, उनका रोल पता होना चाहिए. DNA गायरेज को इनहिबिट करते हैं. एंड इसके अलावा फॉलिक एसिड मेटाबॉलिज्म को कौन इनहिबिट करता है. लाइकवाइज प्रोटीन सिंथेसिस कैसे इनहिबिट होता है, थ्रू द इनहिबिशन ऑफ 30S राइबोसोम सब यूनिट, 50S राइबोसोम सब यूनिट. तो इससे भी पूरे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं. चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, इस स्लाइड से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं. सो इस स्लाइड को भी आपको डेली देखना है 1-2 बारी, ताकि आपको पता चल जाए कैसे ड्रग्स हैं और कैसे काम करते हैं. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट.